कोरोना की फर्स्ट वेव हमने देखी, कोरोना की सेकेंड वेव हमने देखी। जिस समय जनता कराह रही थी, लोग परेशान थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं अवेलेबल थे, लोगों के लिए ऑक्सीजन सुविधा नहीं अवेलेबल थी, एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल थी, चीख रहे थे, पुकार रहे थे लोग अपने जनप्रतिनिधि को। और उस समय कैंट विधानसभा के विधायक माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी क्वारंटाइन थे। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर और चर्चाएं करते हैं किसी खास शख्सियत से जो, और इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं यहां की जानी मानी हस्ती रोशनी कुशल जायसवाल जी से। रोशनी कुशल जायसवाल जी, आपका स्वागत है आईपा के इस मंच पे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीति से पहले जो आपका जो कार्य जो था वो किस तरीके का था? मैं 2018 मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर हूँ। मिसेस इंडिया ग्लैमरस का टाइटल मिला था मुझे 2018 में ही। फिर उसके बाद मैंने अपना NGO स्टार्ट किया, गरीब सहायक, जिसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और उसके बाद जब लोगों की सहायता करने लगी तो उसके बाद पत्रकारों का एक ही प्रश्न उठता था कि आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगी। मैं अपने NGO के तहत कार्य तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक विधायक का साइन वहाँ तक पहुँच जाता है, मंत्री का साइन पहुँच जाता है, तो लोगों की मदद ज़्यादा हो पाती है। तो मैंने सोचा कि लोगों की जो धारणा है कि अधेड़ लोग ही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं जिनकी एज ज़्यादा है वही पॉलिटिक्स में रहें। युवाओं का पॉलिटिक्स में बहुत कम रुचि दिखाई देती है क्योंकि युवाओं को वो चांस नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी में जहाँ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब से उत्तर प्रदेश में आई हैं, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के जनता अब कांग्रेस को समर्थन दे रही है। तब से मैं भी कांग्रेस के हाथ के साथ हूँ और कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रही हूँ। कांग्रेस की विचारधारा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से भी अवगत कराती रहती हूँ। बातें की जाए तो संभावित प्रत्याशी के तौर पे एक प्रमुख चेहरे हैं आप यहाँ की। 32 साल की राजनीति से बाहर है, बेदखल है यहाँ से उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा कांग्रेस। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मैं बचपन से ही आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और उनकी ग्रैंड डॉटर प्रियंका गांधी जी के साथ कार्य करने का मौका मिल रहा था। मैं उस मौके को मना नहीं कर पाई और प्रियंका गांधी जी के साथ पिछले 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, युवाओं में एक अलग ही उत्साह है, महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है और अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा हर जगह गूंज रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा गूंज रहा है। इससे अगर पूर्व की बातें की जाए, अटल बिहारी सरकार में फील गुड का नारा था, फ्लॉप साबित हुआ, मनमोहन जी केंद्र में आए। उसके बाद की जाए काम बोलता है, फ्लॉप साबित होता है, अखिलेश यादव जी का काम कुछ नहीं यहाँ पर दिखा। उसके बाद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सबका साथ सबका विकास, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तमाम नारे हैं। कितना इसमें अंतर आपको समझ में आता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कितना कामयाब होगा? देखिए, नारे बहुत सारे पार्टीज़ ने दिए, लेकिन महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने दिया। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है और महिलाओं को 40% आरक्षण देने के लिए कहा और वो किया भी। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें से 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में से 50 महिलाएं हैं, यानी कि 40%। जो कहा वो किया। दूसरी लिस्ट आई 40 लोगों की जिसमें से 16 महिलाएं हैं। तो जो कहा वो किया। कांग्रेस ही है जो कहती है वो करती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमले देना कांग्रेस का काम नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार कांग्रेस के 3 मुद्दे हैं जिस पे वो कार्य करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान जो किया इन्होंने, उससे पूर्व की अगर बातें की जाए, 2017 में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव दोनों लोग मिल के लड़े, गठबंधन फ्लॉप रहा। 2019 में BSP समाजवादी फ्लॉप रहा। तो अगर ऐसे में अगर बातें की जाए तो प्रियंका गांधी के हाथ में जो कमान है ये कितना सफल होगा, किस नज़रिए से आप देखती हैं इसे? आप सही कह रहे हैं। गठबंधन ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर ही किया है। इसीलिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है इस बार हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और 403 विधानसभा सीट्स पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस हर सीट पे मजबूती से अपना दाव रख रही है, इतने मजबूत कैंडिडेट सामने आए हैं। 40% आरक्षण जब महिलाओं को देने की बात कही थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त थे जो कह रहे थे कि कहाँ से महिलाएं लाएंगे। और महिलाएं इतनी ज़्यादा आ गई कि महिलाओं में ही आपस में लड़ाई होने लगी कि
किसको मिलेगा टिकट, किसको नहीं मिलेगा। तो 160 महिलाएं, जो कि बहुत कम है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत सारी एक एक सीट से 10-10, 12-12 महिलाओं ने आवेदन किया है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा दंश झेल रही हैं गरीबी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा दंश झेल रही हैं बेरोज़गारी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा दंश झेल रही हैं महिला उत्पीड़न का। तो जिस तरह से ये नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक प्रतिज्ञा बन के सामने आ रहा है और महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, अब हर लड़की कह सकती है मैं नहीं हूँ अबला, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, उम्भा कांड के जिक्र किए जाएं, किसानों के ऊपर गाड़ियों वाला कांड किया, अगर लखीमपुर का देखा जाए मुद्दा, उन्नाव केस देखा जाए, तमाम ऐसे कई केस मुकदमे जो हैं, और उन्हीं के परिवार के लोगों को जो है टिकट भी दिया गया है, कितना लाभ इसका मिलेगा और समाज में कितना इसका एक सीधा संदेश जाएगा? कि जनता को जैसा नेता चाहिए था वैसा नेता जनता को अब मिल चुका है। जनता को वही नेता चाहिए जो उनके दुख मुसीबत में उनके काम आ पाए। जब लखीमपुर में दिन दहाड़े किसानों को रौंदा गया अपनी गाड़ी के ज़रिए, और वो भी कोई और नहीं, मंत्री जी के सुपुत्र, वही मंत्री जी जो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करते हुए नज़र आते हैं, वही मंत्री जी के सुपुत्र ने दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के किसानों को कुचल दिया। 1-2 किसान नहीं, 10 किसानों की मृत्यु हुई और न जाने कितने घायल हुए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने बाप की कुर्सी का बहुत बड़ा घमंड था। उसको मालूम था कि वो चाहे जितना भी बड़ा कांड कर ले उसके बाप उसको बचा लेंगे, और वही हुआ। मंत्री जी अभी तक अपने मंत्री पद पे बरकरार हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। अपराधियों को संरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का काम है और वो करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जनता अब समझ चुकी है। प्रियंका गांधी जी ने रात को 12 बजे वहाँ जाने के लिए प्रयास किया और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बल का प्रयोग किया वो पूरी जनता ने देखा। 3 दिन हाउस अरेस्ट रही प्रियंका गांधी जी, जो कि गांधी परिवार में एक इतिहास हुआ। इससे पहले कभी भी गांधी परिवार का सदस्य इस तरह से हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, वो भी 3 दिन तक बिना किसी कसूर के वो जनता के मुद्दे के लिए हाउस अरेस्ट हुई। तो ये भी जनता देख रही है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार संभवतः बन रही है। बात की जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीजेपी के जो लोग रहे हैं, इससे पूर्व में काफ़ी विवादित उनके ऊपर सवालिया निशान उठे, काफ़ी विवाद से गिर रहे। पूर्व में चिन्मयानंद स्वामी, इस समय अजय मिश्रा टेनी, क्या कहेंगी, क्या इनको सूट नहीं करता है यहाँ? देखिए, टेनी जी के लिए मेरे पास कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। कुछ दिन पहले जिन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं किसानों के साथ क्या कर दूंगा वो किसान भी नहीं जान पाएंगे, वो किसान कहाँ चले जाएंगे उनको भी नहीं पता चलेगा, और कुछ दिन बाद उनके सुपुत्र ने वही किया, दिन दहाड़े रौंद दिया, और उसके बाद भी उनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था। उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में वो जितना भी बड़ा से बड़ा कांड कर लें, बड़ा से बड़ा गुंडागर्दी कर लें, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वही हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो खुलेआम बलात्कार करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो कि नारा ही रह गया। जब सारे के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में ही आ जाएंगे तो जनता को कैसे बचाया जाएगा, बेटियों को कैसे बचाया जाएगा? बेटियां असुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, बेटियां पूरी तरह से उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी न बेटियां पढ़ पाएंगी न बेटियां बच पाएंगी। रोशनी जी, समय का अभाव रहता है आपके पास, तो एक हम अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे। चूँकि बनारस से आप चुनाव लड़ने की तैयारी की हैं, संभवतः आपको टिकट भी मिल जाएगा, संभावित प्रत्याशी में लिस्ट में आप सबसे आगे चल रही हैं, तो अगर बातें की जाएँ जब आप यहाँ पे वोट के लिए जाएंगी जनता जनार्दन के बीच में, उनका आशीर्वाद आपको कैसे मिले और सफलता को कैसे मिले? इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विकास मॉडल की बातें की जाएँ, यहाँ पे बनारस के रिंग रोड की बातें की जाएँ, तमाम ऐसी यहाँ पे योजनाएं जो हैं यहाँ पे जो दिखाई जा रही हैं, विकास की बातें की जा रही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो कैसे आप ऑटो को अपने तब रिझाएंगी? देखिए, जनता को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके जनप्रतिनिधि की, कोरोना की फर्स्ट वेव हमने देखी, कोरोना की सेकेंड वेव हमने देखी,
जिस समय जनता कराह रही थी, लोग परेशान थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं अवेलेबल थे, लोगों के लिए ऑक्सीजन सुविधा नहीं अवेलेबल थी, एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल थी, चीख रहे थे, पुकार रहे थे लोग अपने जनप्रतिनिधि को। और उस समय कैंट विधानसभा के विधायक माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी क्वारंटाइन थे। फर्स्ट वेव में भी वो क्वारंटाइन थे, सेकेंड वेव में भी वो क्वारंटाइन थे। और क्वारंटाइन के बाद जब वो निकले तो उन्होंने जनता के लिए क्या किया? एक्सपायरी जूसेस बंटवा दिए। आप कुछ नहीं करते जनता के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन एक्सपायरी जूस बंटवा के आपने जनता की जान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है वो यहाँ की जनता देख चुकी है। 6 बार से आप ही के परिवार का सदस्य लगातार विधायक है। और उसके बाद कैंट की स्थिति ये, आप मेरे घर के बाहर भी निकलेंगे जो कि कैंट विधानसभा के क्षेत्र में आता है, पॉश एरिया है, उसके बाहर निकलते ही इतने गहरे गड्ढे हैं जिसमें लोग गाड़ियां चलाने के लायक नहीं हैं, रोज़ कोई ना कोई गिरता है। तो ये है कैंट विधानसभा की हकीकत। ना ही कोई एम्स बना, ना ही कोई रिंग रोड है यहाँ पे। किस बात का विकास मॉडल? 6 बार से लगातार जिस क्षेत्र का विधायक हो एक ही परिवार से, उस क्षेत्र की हालत ऐसी होगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये मॉडल प्रोवाइड किया है सौरभ श्रीवास्तव जी ने और उनकी फैमिली ने। कैंट विधानसभा की जनता इस बार अपने विधायक को उसी को वोट करना चाहेगी जिसने मुसीबत के समय में उनका साथ दिया है। कोरोना की फर्स्ट वेव में 178 दिन मैंने और मेरी टीम ने लगातार लोगों तक खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, मास्क, सैनिटाइज़र, हर वो चीज़ उपलब्ध करवाई। जहां पे लोगों के पास नगद की कमी हो गई तो वृद्धाओं को और विकलांगों को मैंने कैश भी बांटा। और कोरोना की सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, एम्बुलेंस की कमी थी, तो अपनी गाड़ी को, जिससे मैं चलती हूँ, उस XUV गाड़ी को मैंने एम्बुलेंस बना दिया और लगातार लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध कराया। 24 घंटे कार्य कर रही थी एक ड्राइवर जो कि PPE किट पहन के एम्बुलेंस चला रहा था। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, जब लोग एक एक सिलेंडर के लिए 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये खड़े थे लेकर, उस समय मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाया लोगों के लिए। तो जनता देख रही है, जनता जान रही है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है जनता को। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसने भी आपकी मदद सबसे ज़्यादा की है, आप उसी को वोट दीजिएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे ही वोट दीजिएगा, लेकिन आपके मुसीबत के समय में जिसने भी आपका साथ दिया है, आप उसी को वोट दीजिएगा। एक अंतिम सवाल और हम आपसे लेंगे। अगर आपको कैंट से टिकट मिलता है या शहर दक्षिणी से टिकट मिलता है, वहाँ से नीलकंठ तिवारी से आप लड़ेंगी या फिर सौरभ श्रीवास्तव जी से लड़ेंगी या फिर प्रधानमंत्री से आप लड़ेंगी? चूँकि हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं आपसे, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, पूरे पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटें यहीं की रहेंगी। अब पूरा जो चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, या यूँ कह लीजिए कि लखनऊ के बाद जो सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट है वो वाराणसी है, तो आप प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगी या कैंडिडेटों से लड़ेंगी? ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से चुनाव लड़ूंगी और मुझे अपने काम पे और कांग्रेस पार्टी पे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार सत्य के साथ है और जनता जुमलों से परेशान हो चुकी है। जनता भारतीय जुमला पार्टी से परेशान हो चुकी है और अब वो कांग्रेस के हाथ के साथ है। तो आप थे हमारे साथ रोशनी कुशल जायसवाल जी, जो संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के और सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।